हम लोग यूथ बुक से बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से हम लोग पहले पादप जगत को पढ़ेंगे। पादप जगत में पहला प्रश्न है, पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक समूह नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रोटोकार्डेटा। चलिए डिस्कशन देखते हैं। प्लांट टेक्सोनोमी के अंतर्गत पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा में होता है बायोफाइटा, तीसरा में होता है टेरिडोफाइटा, चौथा में होता है अनावृत बीजी, पांचवा में होता है आवृत्ति बीजी, जबकि प्रोटोकार्डेटा जंतु जगत का। अगला प्रश्न है, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रीकक है? इसका सही आंसर होगा बी, प्लांटी। डिस्कशन देखते हैं। ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रण पाया जाता है, उसे प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखते हैं। प्लांटी जगत में सवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ये पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। कवक से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडन करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? इसका सही आंसर होगा सी, मशरूम। डिस्कशन देखते हैं। मशरूम भोजन को शरीर के बाहर विखंडन करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होता है तथा एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल दवाइयों बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। डिस्कशन देखते हैं। ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इसका प्रयोग बिस्किट, पावरोटी, शराब, दही आदि बनाने में होता है। किण्वन की खोज 1797 में कूट कसेक ने की थी। अगला प्रश्न है, किण्वन की प्रक्रिया में होती है? इसका आंसर होगा बी, ईस्ट में होती है। डिस्कशन देखते हैं। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें शर्करा के घोल में से शर्करा को कार्बनिक पदार्थों जैसे एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड इत्यादि में अपघटित कर दिया जाता है। एल्कोहल किण्वन में ईस्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न है, किसके बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतजीवी कवक है? इसका सही आंसर होगा डी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। यह एक साधारण फफूंद है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमी ने किया था। पेनिसिलियम एस्परजिलेसी कुल का कवक है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम एक है, तो इसका आंसर होगा बी, कवक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर पौधों में जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह खट्टे साइट्रस पेड़ों की जीवन शक्ति को प्रभावित कर देते हैं, जिसमें पत्तियां और फल समय से पहले गिर जाते हैं। और कवक से होने वाला रोग है, गेहूं का कीट रोग कवक से होता है। गन्ने का लाल सड़ा रोग कवक से होता है। अंगूर का आंध्र पतन कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पॉक्सीनिया ग्रैमिनीस कवक से होता है? इसका सही आंसर है डी, गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। डिस्कशन देखते हैं। पौधों में कवक से होने वाले रोगों के नाम। पौधों में होने वाले रोग, गेहूं का काला कीट रोग, रोगजनक कवक कौन है? पॉक्सीनिया ग्रैमिनीस टीटीसाई। गन्ने का लाल सड़ा रोग कवक से होता है। मूंगफली का टीका रोग कवक के कारण होता है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग कवक से होता है। आलू का झुलसा रोग भी कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। इसका आंसर होगा बी, बीजाणु द्वारा होता है। कुछ बहुकोशिकीय सजीवों जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस आदि में प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु निर्माण में
पैतृक पादप कई 100 सूक्ष्म बीजाणु उत्पन्न करता है जो नए पादप को उत्पन्न करते हैं। 1684 प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? इसका आंसर होगा ए, राइजोपस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा राइजोपस। अगला प्रश्न है, पौधों के विकास समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं? इसका आंसर होगा बी, थैलोफाइटा आते हैं। पादप के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। इस समूह में वो पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है? इसका आंसर होगा ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ईस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम लिविक हॉक ने लगाया था। इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सतह से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में सूक्ष्म जीव खमीर उत्पन्न कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? इसका आंसर है डी, मुकुलन द्वारा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण में के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर देता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। हाइड्रा में पुनर्जनन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है, बहुविखंडन द्वारा जनन करता है? इसका आंसर होगा बी, प्लाज्मोडियम। ईस्ट एक कोशिकीय राइजोपस बहुकोशिकीय कवक है जिनमें से अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। प्लेनेरिया एक स्वतंत्र जीवित ताजे पानी में पाया जाने वाला एक चट्टा कृमि है जिसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ है। यह अपना जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण करता है। प्रथम पोषद स्तनधारी का तथा द्वितीय पोषद मच्छर का होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, थैलोफाइटा। डिस्कशन करते हैं। लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा से संबंधित है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर हुए पाए जाते हैं। इन्हें वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सजीवी सहवास को अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास का उदाहरण है। शैवाल घटक को सैबालांस तथा कवक के घटक को माइक्रोबाइट कहते हैं जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वो समूह में आते हैं? इसका आंसर डी, थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? इसका आंसर बी, कुकुरमुत्ता। प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं काइटिन। अगला प्रश्न है, मशरूम एक है तो मशरूम एक कवक है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक बहुकोशिकीय जीव है? एक बहुकोशिकीय जीव है, इसका आंसर होगा ए, एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। एगेरिकस एक बहुकोशिकीय खाद्य कवक है। साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। पैरामेसियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। अगला प्रश्न है, सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, थैलोफाइटा से संबंधित है। थैलोफाइटा समूह यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में पौधों का शरीर सुकाय होता है अर्थात पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः सवाल कवक जीवाणु आते हैं। सवाल किसे कहते हैं? सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। सवाल एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। कवक इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न, ऐसे कवक जो अपना भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डी, एंटोमोपैथोजेनिक। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उसे एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मुकुलन द्वारा जनन करता है? इसका आंसर होगा सी, ईस्ट मुकुलन द्वारा जनन करता है। मुकुलन जिनमें से जनक जीवों में एक उभारनुमा संरचना होती है जिसे मुकुल कहते हैं। यह अलग होकर अपने
जने के सामान्य वृद्धि करते हैं जिसे मुकुलन कहते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। ईस्ट, हाइड्रा आदि ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे में से कौन सा बॉन्डिंग पुनरुत्पादित होता है? इसका आंसर होगा बी, खमीर और हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? इसका आंसर होगा बी, रिक्सेया। अगला प्रश्न है, में असमान अनुजात कोशिका का उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा सी, मुकुलन में। मुकुलन में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसमें जीव के शरीर में उभार या कलिका निकल आते हैं जो विकसित होकर अपने जनक जीव से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। हाइड्रा, ईस्ट आदि हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा डी, ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मॉल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ए, राइजोपस। अब हम लोग सवाल के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एकोष्ठीय शैवाल जल में रहते हैं, वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों सही है। डिस्कशन रखते हैं, अस्पराइलुलिना और कोलोरेला नामक शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं जिसे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरेला या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। लगभग 30% प्रोटीन और 15% लिपिड और 30% कार्बोहाइड्रेट एवं 5% भस्म प्रदान करता है। अस्पाइरुलिना प्लेटिनस नीलहरे शैवाल जिसे कहा जाता है, प्रोटीन और विटामिन एक भरपूर स्रोत है। अंतरिक्ष के दीर्घकालीन खोजी अभियानों में वैज्ञानिक ने क्लोरेला एवं अस्पाइरुलिना को वहनीय ऑक्सीजन उत्पादन तथा भोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ए, काई। डिस्कशन रखते हैं, लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें से कवक तथा शैवाल का संबंध सजीवी होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान करता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सजीवी संबंध को हेरेटिज्म कहते हैं। 1708 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, कारा को विभेदित नहीं किया जाता है। डिस्कशन रखते हैं, कारा पादप को समानता शैवाल कहा जाता है। ये मुक्ता जलीय पादप होते हैं। इसमें जल एवं अन्य चीज़ों के शरीर के एक दूसरे से भाग में संवहन के लिए विशेष संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यह पादप तथा पत्तों जैसी संरचनाओं में विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लाभकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? इसका आंसर होगा सी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा सी, अस्पाइरोगैरा को विभेदित नहीं किया जा सकता है। डिस्कशन लिखते हैं, अस्पाइरोगैरा को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। अस्पाइरोगैरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? इसका आंसर होगा ए, मीथेन का। डिस्कशन रखते हैं, शैवाल थैलोफाइटा होते हैं। महासागरों में इनकी विशाल मात्रा पाई जाती है जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है। वैज्ञानिकों ने महासागरों में इसकी विशाल मात्रा से मीथेन के अंतहीन स्रोत उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, समूह में पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, थैलोफाइटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वो पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो समूह संबंधित हैं। इसका आंसर होगा बी, थैलोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? इसका आंसर होगा ए, कारा। अगला प्रश्न है, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसे थाइलस कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट
बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। इसका आंसर होगा सी, स्पाइरोगायरा। अगला प्रश्न है, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा सी, पानी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। इसका आंसर होगा डी, क्लेमाइडोमोनास। अब हम लोग बायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी, बायोफाइटस को कहते हैं। बायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। बायोफाइटस एक गैर सामान्य पौधा है जो हरा बीज रहित होता है और काई लीवारवाटस या हॉर्नवाटस परिवार से संबंधित है। बायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक की कमी होती है। बायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक की कमी होती है। बायोफाइटा पादप मिट्टी में रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ए, बायोफाइटा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फीबियन पौधा को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है। इसका आंसर होगा सी, बायोफाइटा में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किस तौर पर जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, बायोफाइटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी, मार्केनेसिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। इसका आंसर होगा सी, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोफाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोफाइट नहीं है। इसका आंसर होगा डी, कारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइड्स के बारे में गलत है। इसका आंसर होगा सी, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आंसर होगा सी, पौधों की सहायता से यह अर्ध स्तर से जुड़े रहते हैं। डिस्कशन देखते हैं। राइजाइड बायोफाइटा पौधों की प्रमुख विशेषता है। बायोफाइटा का मुख्य प्लांट बॉडी अनगुणित हेल्पलाइड होता है जो युग्म पैदा करता है, इसलिए इसे युग्मोद्भिद कहा जाता है। इसका पादप शरीर शैवाल की तुलना में अधिक विभेदित होते हैं। यह थैलस होती है जो राइजाइड जड़ जैसी संरचना द्वारा आधार से जुड़ा रहता है। इसमें जड़, तना, पत्तियां का अभाव होता है। राइजाइड जड़ों के विपरीत एकल कोशिकाओं में से बनते हैं। अगला प्रश्न है, बायोफाइटस की निचली त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए, राइजाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों को बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा सी, रिक्साया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्साया निम्न से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा बायोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर में स्ट्रा दिया हुआ है लेकिन डिस्कशन देख लेते हैं इसका। स्पाइरोगायरा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ स्थित होते हैं। इसका आंसर होगा डी, पत्तियों की निचली सतह में होते हैं। फर्न पौधा में बीजाणु पत्तियां के निचली सतह में स्थित होते हैं। फर्न एक बिना पुष्प वाला पौधा है। इसको जड़, तना, पत्तियां तीनों भाग में बांटा जा सकता है। यह बीजाणु धानिया से बीजाणु उत्पन्न करता है, इसी से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। फर्न एक पूर्ण विकसित सामान्य प्रणाली वाला पौधा है। यह एक टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं। फर्न अपने सजावटी और औषधि उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। इसका आंसर होगा डी, मार्सलिया को। अगला प्रश्न है, बीज रहित सामान्य पौधे जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा, स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी सामान्य पौधे सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। इसे कहा जाता है टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। इसका आंसर डी, मार्सेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों से विभेदित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा बी, पुष्प।
अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर बी, फूल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे। सामान्य उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे, उसे कहा जाता था टेरिडोफाइटा। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट होते हैं। इसका आंसर होगा बी, बीज रहित सामान्य पौधे। टेरिडोफाइट होते हैं बीज रहित सामान्य पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा ए, मार्सिलिया में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अनावृत बीजी के बारे में। एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। इसका आंसर होगा ए, बिच्छू बुट्टी। बिच्छू बुट्टी एक पौधा है जो जंगल में उगता है। इसकी पत्तियां पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। इसे वैज्ञानिक नाम यूरिटिका डियोका कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है। इसका आंसर होगा डी, देवदार। अनावृति बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में बीज तो बनते हैं लेकिन बीज फलभिति में बंद नहीं होते हैं, वरन छोटी टहनियाँ या शाखाओं में खुली नग्न अवस्था में रहते हैं। इसको उदाहरण कोनाधारी वृक्ष है जिसमें चीड़, फर, देवदार, स्प्रूस आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, इफेडा पौधे को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर होगा सी, अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। इसका आंसर होगा ए, अनावृत बीजी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा डी, देवदार में। अगला प्रश्न है, नग्न बीजी होते हैं। इसका आंसर होगा पाइनस। साइकस, पाइनस, सीड्रस, गिंगो आदि नग्न बीजी पौधे हैं अंतर्गत आते हैं। नींबू, गाजर, गेहूं आवृति बीजी पौधे के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है। इसका आंसर होगा डी, अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, अनावृत या नग्न बीज में निर्मित होते हैं। इसका आंसर होगा अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजी को आमतौर पर प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। इसका आंसर होगा ए, अनावृत बीजी। अनावृत समानता अनावृत या नग्न पौधे कहलाते हैं। अनावृत बीजी पौधे काष्ठीय, बहुकोशिकीय वृक्ष या झाड़ी होते हैं क्योंकि इनमें पुष्प नहीं लगते हैं तथा उनके एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है। इसका आंसर होगा बी, चीड़। अगला प्रश्न है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। इसका आंसर होगा सी, फैनरोगम। अगला प्रश्न है, किसमें ब्रेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। इसका आंसर होगा डी, एंजियोस्पर्म में। छठा टॉपिक देखेंगे आवृत बीजी, जिसमें से पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। इसका आंसर डी, अमरबेल दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशी होती है। इसका आंसर होगा ए, आँख की आइरिस, फेफड़ों की श्वास नालियों, मूत्रवाहिनियों में। अगला प्रश्न है, बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है। इसका आंसर होगा ए, इन पौधों का अपशिष्ट उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। इसका आंसर होगा सी, अमरबेल। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसका आंसर होगा बाघ कमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक औषधि पौधा माना जाता है। इसका आंसर होगा सी, नीम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प का उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर होगा तरबूज और पपीता, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है। इसका आंसर होगा बी, सर्पगंधा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शासक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए होता है? इसका आंसर बी, सर्पगंधा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? इसका आंसर होगा बी, गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों द्विलिंगी पुष्प है। तरबूज और पपीता एक लिंगी पुष्प है। वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एम बालिका ऑफिसिनेलिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। इसका आंसर होगा ए, आंवला का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी, जिकांगो बाइलोबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ए, पत्तियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नोलिया फाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। प्रश्न है, निम्न में से किसे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, सटिवा को। प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा डी, मैंगीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न है, फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा सी, मैंगीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न है, समान गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, टिटिकम एस्टिवम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? इसका आंसर होगा डी, आवृतबीजी में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पलाश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, फाइकस बेगालेसिस। अगला प्रश्न है, बेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? इसका आंसर होगा डी, सरसों का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? इसका आंसर होगा ए, रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधा समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? इसका आंसर होगा ए, आवृतबीजी में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण समूह के पौधों की एक विशेषता है। इसका आंसर होगा सी, एंजियोस्पर्म परागकण समूह के पौधों की एक विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधा समूह में परागकण होता है? इसका आंसर होगा डी, आवृतबीजी में परागकण होता है। अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा पुष्प स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन का गुण होता है। इस द्विनिषेचन का गुण आवृतबीजी में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिसे द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना होती है? कितने प्रकार की शिरा रचना होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। अगला प्रश्न है, आवृतबीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। इसका आंसर होगा सी, फूलों में होते हैं। अगला प्रश्न है, के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, एंजियोस्पर्म प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधा होता है। इसका आंसर होगा सी, शकरकंद का बेल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधा है। इसका आंसर होगा सी, लहसुन एक बीजपत्री पौधा है।